नमस्कार साथियों, कैसे आप सब पढ़ रहे थे क्लास 10 का बायोलॉजी, जिसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ा। तीनों लेक्चर का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज से हमारा चलेगा श्वसन तंत्र। आज से हमारा क्या चलेगा? श्वसन तंत्र। इसमें हम देखेंगे पेड़ पौधों का श्वसन तंत्र और देखेंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है, इन सब की चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम। तो अगर मनुष्य की बात की जाए, जो मनुष्य के मुख्य अंग है जो श्वसन तंत्र के, वो नाक है, श्वास नली है, फेफड़ा है, एल्वियोली और डायफ्राम है। ये मानव श्वसन तंत्र है। इसी प्रकार हम लोग पेड़ पौधे में देखेंगे और श्वसन प्रकार देखेंगे। तो आज से हमारा छोटा छोटा टॉपिक चलेगा, जिसमें हम लोग श्वसन के प्रकार जानेंगे। श्वसन के बारे में लगभग हर वह टॉपिक कवर करेंगे जो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, आपका जो है श्वसन अच्छे से कंप्लीट होगा। चलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए अगर वो अभी तक नहीं जान पाए कि हमारा केमिस्ट्री लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री का अध्याय 1 चैप्टर 1 कंप्लीट है। बायोलॉजी का चैप्टर 1 चल रहा है। बायोलॉजी जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, देन हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। तो हमारा श्वसन चल रहा है। श्वसन हम पढ़ते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, इन सब प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कल हमने जो देखा था कि एक पाचन तंत्र सिस्टम देखा था कि आवश्यक खनिज लवण अवशोषण कर लेती है, इसके बाद बाकी बच्चा ठोस अवशेष पदार्थ मलाशय रेक्टम में इकट्ठा होता है और समय समय पर गुदा द्वार से बाहर निकल दिया जाता है। एक कल का टॉपिक था पाचन तंत्र का। ये पाचन तंत्र हमने कल पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र है। अब हम देखते हैं श्वसन क्या है, श्वसन आखिर है क्या। तो श्वसन है क्या, चलिए। कोशिकाओं के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन उपस्थित या अनुपस्थिति में टूटना और ऊर्जा एटीपी मुक्त होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकाओं के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति। कोशिकाओं के अंदर भोजन, जो कोशिका के अंदर भोजन है, ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में टूटना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूट सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं तब भी टूटता है और ऊर्जा मुक्त करता है। एटीपी, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मुक्त करता है। होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। मुक्त होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यह मनुष्य मुख्य रूप से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। यह मुख्य रूप से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। कहां पर पूरा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य का हो, मनुष्य के भी माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, पत्तियों में भी माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये कहां पूरा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहां पूरा होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा जो भोजन है, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटा है तो अवायवीय श्वसन होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन नोट कर लीजिए। इतना पहले श्वसन क्या है इसके बारे में नोट कर लीजिए। 2 नंबर में पूछ लेगा श्वसन क्या है, तो आप यही बताएंगे श्वसन। नोट हुआ? चलिए, आवश्यक है। हालांकि पहले ही दिन जब पहले लेक्चर पढ़ाया गया था तो आप लोगों को पहले ही में 2-2 नंबर जो था वो बता दिया गया था। 2-2 नंबर का आपको बता दिया गया था। 2-2 नंबर को आपको पहले ही दिया गया था। दिए गए थे यहाँ पर।
तो यानी जीवित कोशिकाएं क्या करते हैं, ऑक्सीजन के उपयोग करके ग्लूकोज जो हमारा भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगर वायु की उपस्थिति में तोड़ रही है तो हमारा वायु शोषण, वायु की अनुपस्थिति में तोड़ रही है तो अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण क्या है, ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है, ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है, ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज पूर्व ऑक्सीकारक दहन होता है। इसमें जो हमारा ग्लूकोज है का पूर्ण ऑक्सीकरण और दहन होता है, किसमें होता है, वायवीय शोषण में। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारा क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है पूर्ण ऑक्सीकारक होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। कितना, 38 से 36 एटीपी, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा हमारा वायवीय शोषण में ऊर्जा मुक्त होती है। 38 से 36 एटीपी यानी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी फुल फॉर्म एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुक्त करती है। यह क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। यह क्रिया जो वायवीय शोषण कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। कोशिका द्रव में भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोनों में होती है, दोनों में हमारा होता है। तो वायवीय शोषण आपने देखा, वायवीय शोषण किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। वायवीय शोषण किसके उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन उपस्थिति में इसका होगा। तो इसको जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण पोषण में क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी के जस्ट अपोजिट हमारा शोषण है। उसी के जस्ट अपोजिट क्या है, हमारा शोषण है। तो शोषण क्या है, अगर इसका समीकरण देखा जाए तो अब शोषण है, देखो जब हम देखो हमारे पास क्या है, हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, स्टार्च C6H12O6 ग्लूकोज, स्टार्च हमारे शरीर में क्या होता है, ए स्टार्च टूट के बना हुआ होता है। स्टार्च किसमें बदल जाता है, शर्करा यानी ग्लूकोज में। जो स्टार्च है हमारे किसमें टूट जाते हैं, स्टार्च जो टूट जाते हैं किसमें, हमारे ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्रिया, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, तो O6 से फार्मूले में O6 होता है। तो हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज कहाँ उपस्थित होते हैं, हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं, कल पोषण में हमने देखा, जब भोजन करते हैं हमारा भोजन क्या किसमें टूट जाता है, स्टार्च किसमें टूट जाता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में। तब ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। अब शरीर कोशिकाओं में हमारा क्या होगा, हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन सक्रिय करेगी, ऑक्सीजन सक्रिय करके क्या बना देगी, ऑक्सीजन सक्रिय करके हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त करेगी, ये करेगा। ग्लूकोज का फार्मूला हमारा एक कल के वीडियो हमने जो देखा था, कल के लेक्चर में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहां हमारा क्या दिखेगा, मनुष्य में पाचन तंत्र। तो मनुष्य में जब भोजन करता है तो भोजन किसमें टूट जाते हैं, ग्लूकोज में। वो एंजाइम कौन तोड़ता है, तोड़ने का काम करता है टाइलिन एंजाइम तोड़ने करता है, या एमाइलेज किसको में तोड़ देता है, हमारा ग्लूकोज यानी शर्करा में तोड़ देता। स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, शर्करा ग्लूकोज में, इसमें तोड़ने का कार्य करते हैं हमारे। अगर ये भी नियत हमारे जब जाते हैं छोटी आंत में, वहां भी हमारे किसमें टूट जाते हैं, स्टार्च को किसमें तोड़ दिया था, ग्लूकोज में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट उसमें टूटता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज है हमारा,
तो अब इस अपक्रिया किसके साथ कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन के साथ। बनेगा क्या? ये कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहां पर होगा? इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। समीकरण की बात की जाती है, हाँ, श्वसन क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6 अक्रिय करेगी ऑक्सीजन के साथ, और ये कहां पर? कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये अक्रिय माइटोकॉन्ड्रियम होगा तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, और हमारी ऊर्जा मुक्त करेगी ATP। ऊर्जा मुक्त करेगी ATP। ये ऊर्जा मुक्त करेगी ATP कितने मात्रा में उत्पन्न होगी? ये 36 से 38, 36 या 38 ATP ऊर्जा मुक्त करती है। ATP फुल फॉर्म क्या होता है? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे इसका फुल फॉर्म है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे इसका फुल फॉर्म है। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि जितने अपकारक होंगे उतने हमारा उत्पाद बनेगा। हम इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? जितने द्रव्यमान उत्पाद होंगे उतना हमारा अपकारक भी होना चाहिए, जितना अपकारक उत्पाद भी होना चाहिए। हम इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे कितनी बार है। यहाँ कार्बन कितनी बार है? 6 बार है। कार्बन यहाँ भी 6 बार करना पड़ेगा, राइट। यहाँ कितनी बार है? यहाँ भी 6 बार करना पड़ेगा। यहाँ कितनी बार है? 12 बार। तो यहाँ भी कितनी बार करना पड़ेगा? 6 बार। और हमारा एक कंप्लीट हो जाए। और ऑक्सीजन भी यहाँ 6 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमारा एक संतुलित होगा। जब भी आप इसकी बात करेंगे वायवीय शोषण लिखेंगे तो आप इस समीकरण बना देंगे तो आपको नंबर पूरा फुल मिल सकता है, राइट। तो इसे बनाना आवश्यक है। तो हमारा वायवीय शोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय शोषण अगर समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन को 2 भागों में बांटा गया, एक वायवीय एक अवायवीय। तो वायवीय हमने बता दिया। वायवीय जो समीकरण है ग्लूकोज जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा मुंह में जो होता है स्टार्च, जो भोजन में स्टार्च होते हैं मुख में किस में बदल जाते हैं? शर्करा में बदल जाते हैं। इसको जो एंजाइम बदलता है उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। इमाइलेज। टाइलिन ये क्या करता है? जो स्टार्च है उससे ग्लूकोज में बदल देता है। अगर और बात कीजिए छोटी आत्म जब पहुंचता है तो हमारा जाके एक किस्म बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है और वसा अम्ल और विस्लाम बदल जाता है हमारा। ये हमारे छोटी आंत पे जो मुख्य 2 पाचन है वो व्याकृत और अग्न्याशय के माध्यम से होते हैं। जैसे उसमें हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो करता है वो अमीनो अम्ल को उसको प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल। कल के वीडियो आपने देखा है मानव पाचन तंत्र सिस्टम, उसमें सारे बताए गए हैं। तो ग्लूकोज हमारा अब यही ग्लूकोज इसमें चला जाए, कोशिका के अंदर चला जाए। अब जो कोशिका है, कोशिका हमारे ऑक्सीजन सक्रिय करके ये माइटोकॉन्ड्रियम होगा। माइटोकॉन्ड्रियम कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मुक्त करेगी। तो हम जब सांस होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस है, गैस छोड़ते हैं। उसके बाद उसके साथ ऊर्जा भी मतलब गर्म हवा निकलती है, तो हमारे क्या है ऊर्जा भी मुक्त करती है। तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए नोट हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में होता है। ऑक्सीजन उपस्थिति होगा तब भी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तब भी होगी। इसमें ग्लूकोज अपूर्ण दहन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। पूर्ण रूप से दहन नहीं हो सकता। इसमें बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है। जहां उसमें 38 उत्पन्न हो रहा है, उसमें सिर्फ 2 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या कमी में होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है और बहुत कम ऊर्जा 2 एपी ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। क्या है? दो मुख्य प्रकार। पहला है इष्ट और सूक्ष्म जीवों में। पहले क्या? इष्ट और सूक्ष्म जीवों में। दूसरा क्या? मांसपेशियों में। तो इष्ट और सूक्ष्म जीवों में कैसे होंगे? इष्ट और सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर एथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटकर इथेनॉल यानी अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। समीकरण क्या है? ये देखो, ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज वायु की अनुपस्थिति में टूटकर एल्कोहल में टूट जाएगा, एल्कोहल यानी शराब में, और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मुक्त करेगा। तो ये नोट कर सकते हैं, एक चीज नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज है वायु की अनुपस्थिति में, अगर वायु उपस्थित होगा तो वायु श्वसन हो जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल प्राप्त होगा। लेकिन वायु उपस्थित ही नहीं तो ये टूट जाएगा किसमें? एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मुक्त करेगा। तो हमारा किसका हो गया? ईस्ट में हो गया। किसमें होगा? ईस्ट में हो गया। यही अगर मांसपेशियों में देखा जाए तो मांसपेशियों में जब अधिक शरीर परिश्रम करने के कारण ऑक्सीजन कमी होती है, तब ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। समीकरण देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं? जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारे शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑक्सीजन कमी। जब हम जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी दिन ज्यादा काम कर देंगे, तो हमारे शरीर क्या होंगे? मांसपेशियों में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब इसका क्या होगा? श्वसन होगा, तो वो किसमें टूट जाएगा? हमारा यही ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करेगा। लैक्टिक अम्ल मतलब जब हमारे कहीं मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो वहां क्या जमा हो गया? लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे क्या होते हैं कि हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, जिस दिन हम अधिक वर्क कर लेते हैं। तो ये भी क्या? अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में हुआ है, तो हमारा क्या? अगर देखो, अगर इष्ट में हुआ तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और मांसपेशियों में हुआ तो ऑक्सीजन कमी की वजह से लैक्टिक अम्ल 2 एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुक्त करेगी। इतना समझ में। यही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में पाए जाते हैं, और यही लैक्टिक अम्ल हमारे किसमें पाए जाते हैं? महिला के जनन तंत्र में। महिला शरीर के जनन तंत्र यानी जेनेटलियल सिस्टम में पाए जाते हैं। उनके जेनेटलियल सिस्टम में यानी वजाइना में भी यही लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। वो भी क्या? एक मांसपेशी है, संरचित मांसपेशी है, तो उसमें भी क्या होते हैं? वो मसल करते करते वो उसमें भी क्या होते हैं? वायु की कमी के कारण हमारा लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं। और उसमें जो लैक्टिक अम्ल जमा हो रहा है, उसको संक्रामक रोग से रक्षा करता है, यानी एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है। तो अगर ये वहां महिला के जनतंत्र सिस्टम में लैक्टिक अम्ल वजाइना में है, तो उनके संक्रामक रोग से सुरक्षा करता है, ताकि संक्रमित न होने पाए, तो वहां इसका प्रोटेक्शन का कार्य होता है। तो इस प्रकार जब हमारे किसी भी बॉडी में जहां मांसपेशियां होती हैं, वहां अगर बॉडी मूव कर रही है, तो अगर ऑक्सीजन को वहां कमी होगी तो कौन सा अम्ल जमा होगा? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। और यही लैक्टिक अम्ल हमारे दही में भी पाए जाते हैं। दही में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल ही पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण?
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हमारा दूध दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए। फिर से कर कल पाचन तंत्र सिस्टम, मनुष्य पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे से बताया गया था। अगर नहीं देख पाए हैं तो आप लोग जाके वहां से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पुनः देख सकते हैं, वहां से पुनः देख सकते हैं। तो ये समीकरण नोट कर लीजिए, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है और ये समीकरण इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो बताएगा वायवीय श्वसन का वो भी इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट कर लीजिए। है ग्लूकोज, हमारे कोशिका में क्या होंगे, ग्लूकोज होंगे। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अक्रिय करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अगर यही ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहे हैं और इष्ट में हो रहे हैं सूक्ष्मजीवों से, क्या बना देंगे, एल्कोहल और क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सूक्ष्मजीवों से क्या प्राप्त करते हैं, सूक्ष्मजीवों का शोषण करा के हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा क्या है, जब यही हमारे मांसपेशियों में ग्लूकोज का शोषण होगा तो हमारे किस्म लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर मांसपेशियों में करती है तो बॉडी पेन करती है, क्या करती है, शरीर हाथ पांव जो मांसपेशियों में मसल दर्द करेगा। चलिए नोट, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारक क्रैम्प, ऐंठन, दर्द होता है। ये हमने ऑलरेडी बता दिया। मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो वो ऐंठन और दर्द समस्या होगा। जब भी आपका हाथ पांव शरीर दर्द करे, समझो उस दिन आपने ज्यादा वर्क किया है और ज्यादा वर्क करने से हमारा क्या हुआ है कि हमारा शरीर दर्द कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जब अवायवीय श्वसन हमारे मांसपेशियों में होता है तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाने के कारण हमारा शरीर दर्द और ऐंठन से होता है। आप देखते हैं विभिन्न जंतुओं में श्वसन के अंग, विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। तो विभिन्न जंतुओं में जैसे मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो उसकी बात हमें यहाँ करना पड़ेगा ना। विभिन्न जीव जंतु क्या क्या है, जैसे एक कोशिकीय हो गया अमीबा, और साधारण विस्तृत त्वचा कोशिका झिल्ली से, केचुआ अपनी नम और गीली त्वचा द्वारा, जलीय जीव जैसे मछली पानी में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए कोलोम गल्फ्रो के प्रयोग करते हैं। स्थलीय जीव जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों द्वारा करते हैं। ये सब क्या है, विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग है, तो नोट कर सकते हो। अब हमारा जो है मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग, तो मानव श्वसन तंत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। चलिए तो विभिन्न जंतुओं में श्वसन, विभिन्न जंतु श्वसन अंग का नोट कर लिए हैं। तो जैसे इसमें एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा। कल अमीबा का कौशल हमने बताया था कि अपने उत्पादों को फैला लेता है जब इसके आसपास भोजन कराते हैं। तो अब इसमें क्या श्वसन भी होगा, जैसे साधारण विसरण, क्या है, साधारण विसरण द्वारा त्वचा कोशिका झिल्ली। तो इसमें क्या होता है, हमारी श्वसन क्रिया होती है साधारण विसरण द्वारा त्वचा कोशिका की झिल्ली से होती है। और केचुआ में देखा जाए तो केचुआ कैसे होगा, केचुआ अपनी नम और गीली त्वचा के कारण, तो जो केचुआ तो उसकी नम और गीली त्वचा होती है उसके द्वारा शोषण कर लेता है। जलीय जीव जैसे मछली पानी में घुले ऑक्सीजन, पानी में क्या घुले होते हैं, ऑक्सीजन घुले होते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए कोलोम गल्फ्रो द्वारा, यानी मछली जो शोषण करती है अपने गल्फ्रो द्वारा करती है। अगर स्थलीय जीव जंतु देखा जाए जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों द्वारा, लंग्स द्वारा करते हैं, फेफड़ों और लंग्स द्वारा करते हैं। ये सब इसके प्रकार है। तो हमारे क्या है, जो हमारे स्थलीय जीव है पक्षी, कुत्ता, मनुष्य, ये फेफड़ों द्वारा करते हैं। और जो जलीय जीव
जलीय मछली है गल्फरों द्वारा करते हैं, और केंचुआ किसके द्वारा करते हैं, नम और गीली त्वचा के कारण। और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा साधारण विसर्ग द्वारा त्वचा कोशिका के, यानी ये साधारण विसर्ग त्वचा और कोशिका के द्वारा ही कर लेता है, अमीबा भी त्वचा और कोशिकाओं के द्वारा। अब आते हैं जो हमारा मुख्य भाग है, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, पहले आप इसे विभिन्न जंतुओं के श्वसन तंत्र को नोट कर लीजिए। मानव श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मानव श्वसन तंत्र क्या है, मानव श्वसन तंत्र के जो मुख्य कई भाग होते हैं, जैसे नासाद्वार, क्या है, नासाद्वार हमारा क्या है, नासाद्वार नाक के छिद्र जिसमें हवा अंदर जाती है। तो नासाद्वार क्या है, नाक के छिद्र जिसमें हवा अंदर जाती है। लेकिन याद रखना, कल हमने पाचन तंत्र सिस्टम पढ़ा था, ग्रास नली, और इसमें पढ़ेंगे श्वास नली। तो ग्रास नली और श्वास नली अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही नहीं है। ग्रास नली और श्वास नली दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो ये जो श्वास नली है, श्वास नली पे एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, वो बंद हो जाती है ताकि हमारा भोजन फेफड़े में न जा पाए। तो दोनों एक ही पास होते हैं। डिफरेंस से है कि जब हम भोजन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो बंद हो जाएगा, और जो श्वास नली है, श्वास नली ढक्कन की तरह बंद हो जाएगी। जैसे जाके दो रास्ते होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे मेल जेनिटलिया, मेल जेनिटलिया पढ़ेंगे, जब स्पर्म निकलता है तो हमारा यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है, जब यूरिन निकलता है तो स्पर्म के रास्ते बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जाके, क्योंकि ओपनिंग तो एक ही है, मुख और नाक ओपनिंग एक है, तो हमारे जो नली यहाँ है ये दो नली हैं। तो उस समय जब हम भोजन लेंगे तो भोजन लेते समय हमारा क्या होगा कि वो हमारा श्वास नली बंद हो जाएगी। जिस प्रकार यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही ओपनिंग है, तो यूरिन निकलते वक्त स्पर्म रास्ते बंद होते हैं और स्पर्म निकलते वक्त यूरिन, उसी प्रकार जब हम भोजन को लेंगे तो हमारा श्वास नली बंद हो जाएगी। चलिए, नासा मार्ग क्या है, इसमें महीन बाल, रोम और श्लेष्मा की परत होती है जो हवा के साथ आने वाले धूल और अशुद्धियों को रोक लेती है। तो नासा मार्ग क्या है, नासा मार्ग क्या क्या होते हैं, नासा मार्ग में इसमें महीन बाल होते हैं। नासा मार्ग क्या होता है, महीन बाल यानी रोम और श्लेष्मा होते हैं। श्लेष्मा होते हैं की परत होते हैं, श्लेष्मा यानी जो हानिकारक कीटाणु, श्लेष्मा का अर्थ है जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उससे नष्ट कर देती है। ये मुख में भी पाए जाते हैं, जैसे लाल ग्रंथि हमने पढ़ा था, उसमें भी श्लेष्मा था जो हमारे हानिकारक पदार्थ हैं जो भोजन के साथ आगे हानिकारक जीवाणु तो उनको नष्ट करने का करती थी। तो यहाँ इसमें महीन बाल और श्लेष्मा की परत होती है जो हवा के साथ आने वाली धूल और अशुद्धियों को रोक लेती है, यानी हमें हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश न कर पाए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, महीन बाल रोग में होते हैं। श्वास नली, श्वास नली इसमें उपस्थित के बने वलय होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली इसमें उपस्थित के बने वलय होते हैं, यानी सी शेप रिंग ऑफ क्रिस्टल कार्टिलेज क्रिस्टल नहीं कार्टिलेज है होते हैं, जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। और श्वास निकाय होते हैं, इसमें श्वास निकाय क्या है, श्वास निकाय, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंटकर फेफड़ों में फैल जाती है। श्वास निकाय क्या है, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंटकर फेफड़ों में फैल जाती है, उससे क्या कहते हैं, श्वास निकाय कहते हैं। और कूपका किसे कहते हैं, एल्वियोली। श्वास निकायों के छोर पर गुब्बारे जैसी छोटी संरचनाएं होती हैं। श्वास निकायों के छोर पर गुब्बारे जैसी छोटी संरचना होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कूपका कहते हैं। तो ये इसके प्रमुख भाग हो गए, ये इसके क्या हैं, प्रमुख भाग हो गए। अब आगे चलते हैं, इसमें श्वास निकाय और कूपका, श्वास निकाय और कूपका लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। श्वास निकाय हेडिंग डालिए, श्वास निकाय में लिखिए, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंटकर फेफड़ों में फैल जाती है।
श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़कर फेफड़ों में फैल जाती है, जिससे हम श्वास निकाय कहते हैं कुबका। कुबके किसे कहते हैं? श्वास निकायों के छोर पर गुब्बारे जैसी छोटी संरचना होती है। श्वास निकायों के छोर पर, श्वास निकायों के छोर पर गुब्बारे जैसी छोटी संरचना होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? कुबके कहते हैं। अब बात करते हैं हम डायाफ्राम भी इसमें होता है। इसी में क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम भी होता है। डायाफ्राम क्या होते हैं? सांस लेते वक्त हमारे वो क्या होते हैं? सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी? सिकुड़ती और फैलती रहेंगे। तो हमारे सांस लेने का मुख्य भाग भी कह सकते हैं डायाफ्राम को। कार क्या है? कुबका कार क्या है? कार क्या? कुबकाओं की सतह। कुबकाओं की सतह बहुत ही पतली होती है। कुबकाओं की सतह बहुत ही पतली होती है और इनके चारों ओर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। इनके चारों रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। यहीं पर ऑक्सीजन, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य आदान प्रदान गैसों का विसरण होता है। इसलिए कुबका को श्वसन तंत्र के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। जो हमारे होते हैं कुबकाएं भी क्या होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य आने जाने का मार्ग होता है। इसमें से ऑक्सीजन भी आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएंगे, आदान प्रदान और गैसों का विसरण होता है। इसलिए इसे कुबका का श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया देखो, एक अंतःश्वास होता है, एक उच्छ्वास होता है। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतःश्वास, और सांस जब बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं उच्छ्वासन। तो हम ले सकते हैं इसको ऐसे ले सकते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो पसलियां ऊपर उठती हैं। जब सांस हम अंदर खींचते हैं तो पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम मुख्य भाग है। डायाफ्राम जो क्या होता है? जब हम सांस अंदर खींचते हैं और पसलियां ऊपर उठती है, सांस को अंदर खींचेंगे और पसलियां ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु दबाव कम हो जाता है। बाहर की हवा फेफड़ों कुबकाओं में भर जाती है। जो बाहर की होती है फेफड़ों और कुबकाओं में भर जाती है। तो हम ऐसे कहते हैं, जब सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंतःश्वास कहते हैं। इस क्रिया में डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा आयतन बढ़ जाता है। जब सांस अंदर लेते हो तो हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है और इससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव कम हो जाता है। बाहर की हवा फेफड़ों कुबकाओं में भर जाते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? अंतःश्वास। और उच्छ्वासन किसे कहते हैं? सांस बाहर छोड़ना। तो सांस बाहर जब डायाफ्राम अपनी समान स्थिति में वापस आता है। जब डायाफ्राम अपनी समान स्थिति में वापस आता है और पसलियां ढीली होती हैं। जब डायाफ्राम अपनी समान स्थिति में यानी फूल जाता है, जैसे डायाफ्राम फूला हुआ होता है तो समान स्थिति में फूल जाते हैं और वापस आता है, पसलियां ढीली हो जाती हैं। पसलियां क्या हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं। तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इससे फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हवा बाहर निकल जाता है। तो इस फेफड़ों के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा बाहर निकल जाता है। तो अंदर हम लेते हैं ऑक्सीजन, जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इससे नोट कर लीजिए। और हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया दो है, एक सांस अंदर लेते हैं, एक सांस बाहर लेते हैं। एक सांस अंदर लेते हैं, एक सांस हम लोग क्या लेते हैं? बाहर लेते हैं।
नोट कर लीजिए। पौधों में श्वसन आप जानते हैं, थोड़ा सा पौधों श्वसन भी बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसमें अंतर भी आएगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन में अंतर भी लोग। तो ऑक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है, जिसे हम बोलते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे, वायवीय श्वसन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में हमारा एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनते हैं। जल्दी नोट करिए। पौधों में श्वसन, पौधों के सभी भागों, पत्तियों, तनों, जड़ों में रंध्रों और वात छिद्रों के माध्यम से विसर्जन विधि द्वारा सीधे O2 ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, O2 ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, O2 छोड़ी जाती है। तो क्या कहते हैं, पौधों श्वसन कैसे होता है, पौधों के पत्ते पौधों श्वसन पत्तों पौधों के सभी भाग, पौधों का श्वसन पौधों के सभी भाग, जैसे पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, रंध्र हो गया। रंध्र की चर्चा कल उस दिन के वीडियो में हमने किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में पोषण। तो रंध्रों और वाता छिद्रों के माध्यम से विसर्जन विधि द्वारा सीधे O2 ली जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। हमारे ये जो पौधों श्वसन है पत्तियों, तनों, जड़ों द्वारा होता है। इसी प्रकार हमारे जो जीव जंतु है ये भी क्या होते हैं, इनमें भी श्वसन हमारा फेफड़ों के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। श्वसन हमारा किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। नोट कर लीजिए पौधों वाला श्वसन भी। पौधे श्वसन सभी कार्य करते हैं। पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा भी होता है, जड़ों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है, रंध्रों द्वारा भी होता है, और जो छोटे छिद्र होते हैं उसके माध्यम से भी होता है। चलिए आज की क्लास में हमने देखा श्वसन के प्रकार, श्वसन प्रकार, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसमें होता है, जीव जंतु यानी जंतु जानवरों में होते हैं, और अवायवीय श्वसन किसमें होता है, ईस्ट में होता है और मांसपेशियों में होता है। ये अवायु के अनुपस्थिति में होता है। तो आज क्लास में हमने श्वसन के बारे में देखा, पौधों श्वसन के बारे में देखा, जंतुओं श्वसन के बारे में चर्चा किया, और हमने मनुष्य श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा किया और इसके प्रकार के बारे में हमने बात की। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन, हृदय हमारे शरीर को ब्लड को कैसे पंप करता है, कल इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो कल के वीडियो भी देखना ना भूले। आज के लिए इतना ही। आज जो हमने देखा कि जो श्वसन है हमारा मनुष्य श्वसन है, सबसे पहले नाक द्वारा सांस लेते हैं, फिर हमारे क्या होता है श्वास नली होती है, श्वास नली खाना खाते समय बंद हो जाती है ताकि हमारा भोजन फेफड़े में जा पाए। श्वास नली होती है, श्वास नली सीधे जाता है हमारा जो ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, फेफड़े से क्या चला जाता है जो छोटे छोटे गुब्बारे का के नली है, इससे बोलते हैं अल्वियोली। तो इसमें जाता है, इसी में हमारे क्या होता है ऑक्सीजन आने का और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आने और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का ही मार्ग होता है। और हमारा ये क्या होता है डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो चपटा हो जाता है,
चपटा हो जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो समान स्थिति में आ जाता है। इससे क्या होता है कि दाब कम ज्यादा होता है, वह चूहा फैलता चौड़ता है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते जाते रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे मलाई बेचने वाला आता है तो इससे इसको क्या कहता है, दबाता है तो उसमें आवाज निकलती है। उसी प्रकार डायफ्राम भी है, जब सांस लेते हैं तो सिकुड़ जाता है, सांस लेंगे सिकुड़ जाता है, जब सांस छोड़ेंगे तो फैल जाती है। इस प्रकार इसकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई। तो इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके सभी क्लास के, 1 से लेकर 12 तक जितने जो भी नोट्स होते हैं। और खासकर इसका नोट्स भी आपको एक चैप्टर कंप्लीट होते ही लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका नोट्स से आपके टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम के टेलीग्राम चैनल पे आपको पहुंच जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ में करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।